गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का लेक्चर नंबर 3 रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 आज हमारा ये लाइव क्लासेस में लेक्चर नंबर 3 आज हम लोग ले रहे हैं। और लेक्चर थर्ड स्टार्ट करने से पहले मेनली हम लोग सबसे पहले आज पीछे जो पढ़े हैं उसको रिकैप करते हैं और उसके बाद फिर चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट लेक्चर नंबर 3। बट पीछे हम लोग पहले एक बार रिकैप करेंगे। तो रिकैप में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं उसको ही हमेशा हर दिन देख लेते हैं। एक बार रिकैप में अभी तक हम क्या क्या बता चुके हैं इस चैप्टर में। अभी तक हम जनरली कुछ फोटोसिंथेटिक इक्वेशन के बारे में बात किए हैं। अभी तक हम जनरली बोले कि फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन है वो जनरली बोले 6CO2 प्लस 12H2O चेंजेस टू C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो इस इक्वेशन में हम लोग बोले थे कि इस इक्वेशन में हम लोग जनरली दो पार्ट को देख रहे हैं। ये जो CO2 है वो CO2 रिड्यूस होकर के ग्लूकोज के फॉर्मेशन कर चुका है और इस स्टेप को बोले थे रिडक्शन स्टेप। और ये जो पानी है वो पानी से हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है और इसको हम लोग बोले थे ऑक्सीडेशन। ये सब हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग कुछ फीचर्स पढ़े थे। व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का क्या क्या फीचर है। जैसे कि फीचर नंबर 1 में बोले कि फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोले थे? फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। बोले इट इज अ फोटोकेमिकल प्रोसेस, या फिर फोटोसिंथेसिस के बारे में बोले कि इट इज अ इंडरगोनिक प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जहां पे इनऑर्गेनिक पार्ट भी इन्वॉल्व है और जहां पे ऑर्गेनिक पार्ट भी इन्वॉल्व है, इसको बोल दिए इंडरगोनिक प्रोसेस। इट इज अ अपहिल प्रोसेस। अपहिल प्रोसेस का मतलब जहां पे हमको एनर्जी देना पड़ रहा है किसी चीज को बनाने के लिए, दैट इज अपहिल प्रोसेस। एंड देन आफ्टर हम लोग बोले फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस। जहां पे कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, जहां पे कुछ क्रिएट हो रहा है, दैट इज एनाबॉलिक प्रोसेस। एक होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस, एक होता है एनाबॉलिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस जहां पे कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में बात किए थे। देयर आर सम जनरल एक्सपेरिमेंट। जैसे बोले पहला नंबर होता है वेरिजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। ये सब जो भी बात बता रहे हैं ये हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। हम लास्ट क्लास का ही रिकैप करा रहे हैं। अगर प्रॉब्लम है तो आप पीछे वाले लेक्चर को देख करके आना है, तब जाके और क्लियर समझ में आएगा। अभी हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं कुछ जनरल एक्सपेरिमेंट के बारे में। हम लोग बात कर चुके थे। हम लोग एक्सपेरिमेंट बात कर रहे थे। पहला नंबर एक्सपेरिमेंट था वेरिजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग समझते क्या है? वेरिजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या समझते हैं कि बोले कि कुछ लीफ ऐसा है जहां पे बहुत सारे डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट है और जहां पे ग्रीन पार्ट प्रेजेंट है वहीं पे आयोडीन का टेस्ट हुआ था। दैट इज कंक्लूजन। सिर्फ कंक्लूजन पे ही बात कर रहे हैं। फिर हम लोग बात किए थे मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट क्या एक्सप्लेन करता है? मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करता है CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये हम सिर्फ कंक्लूजन बताए हैं, इसका डिटेल में हम लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग बोले थे TW एंजलमान एक्सपेरिमेंट को पढ़े थे। ये TW एंजलमान एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन क्या करता है? TW एंजलमान एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करता है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो मैक्सिमम किस लाइट रीजन में होता है। जैसे कि एक व्हाइट लाइट को हम 7 पार्ट में डिफरेंट 7 पार्ट में उसको तोड़ सकते हैं, 7 पार्ट में उसको क्रिएट कर सकते हैं। जब एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करेंगे तो 7 लाइट का फॉर्मेशन होगा, विबग्योर का फॉर्मेशन होगा। और उस 7 लाइट में से मैक्सिमम किस लाइट में फोटोसिंथेसिस चलता है, तो हम लोग वहां पे एक्सपेरिमेंटली क्लैडोफोरा का यूज किए थे और वहां पे देख लिए थे कि वहां पे रेड और ब्लू वाले लाइट रीजन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस चल रहा था। तो ये हम लोग TW एंजलमान एक्सपेरिमेंट से देखे थे। ठीक है बात यहां तक। अभी हम लोग आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट शुरू होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। सबसे पहले हम लोग बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्या, कि क्लोरोफिल इज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। बट एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को हम सेपरेट कैसे करते हैं? तो हम लोग सबसे पहले पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला स्टेटमेंट मेरा रहेगा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज सेपरेटेड
photosynthetic pigment is separated by paper chromatography method. Paper chromatography method. Photosynthetic pigment is separated by paper chromatography method. पेपर क्रोमेटोग्राफी मेथड होता क्या है उसको समझते हैं। जैसे मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हम लोग लिक्विड लिए हैं, इस कंटेनर में लिक्विड ले लिए हैं, ठीक है। एक पेपर लिए हैं और उस पेपर में जनरली पिगमेंट को हम लोग पिगमेंट का कुछ कंपोनेंट को ऐड किए हुए हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। जब एक पेपर में क्रोमेटोग्राफ में जब हम लोग बहुत सारे पिगमेंट को ऐड किए हुए होते हैं, तो जब वाटर किसी सॉल्वेंट में हम इस पेपर को ऐड करते हैं, देखो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है अलग अलग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का हमको कलर को पता करना है। वो कलर को कैसे पता करेंगे, डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में कैसे जानेंगे कौन सा पिगमेंट होता है, तो इसको जानने के लिए मेथड का नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी। मेथड का नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी। इस पेपर क्रोमेटोग्राफी में करते क्या है कि एक क्रोमेटोग्राम होता है, ये इसको बोलते हैं, इस पेपर को बोलते हैं क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम बोलते हैं। इस क्रोमेटोग्राम जो है ना, इस पेपर में हम लोग क्या किए हैं, अलग अलग पिगमेंट को रखे हुए। जब सॉल्वेंट जाता है तो देखना एक बार ऐसा सोचो कि जैसे मान लो एक कॉपी में लिख लेते हैं पेन से, पेन से लिखने के बाद जब उस पे मॉइस्चर पड़ता है उस पेपर पे, तो जो इंक है वो चारों तरफ फैलना स्टार्ट होता है। वही काम यहाँ पे होगा। इस पेपर में बहुत सारा पिगमेंट का कंपोनेंट डाले हुए हैं। जब इसको हम इस पेपर को सॉल्वेंट में डिप करते हैं तो डिप करने से जो कलर है वो अलग अलग सेपरेशन होता है, और वही बोलते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी मेथड से हम लोग डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को सेपरेट कर सकते हैं। तो लिखिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज सेपरेटेड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी मेथड। जैसे मानो कि यहाँ पे एक कलर डेवलप हुआ, जैसे मानो एक कलर यहाँ डेवलप हुआ, एक कलर यहाँ पे डेवलप हुआ। जब पानी जो है, जब सॉल्वेंट जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा तो डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमको यहाँ पे कलर के फॉर्म में दिखेगा। और सबसे पहला नंबर लिख सकते हैं क्लोरोफिल ए, मान लो इसको लिख देते हैं क्लोरोफिल ए, और इसका कलर होता है ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल ए इज ब्लू ग्रीन। मान लो ये है क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी, इसका कलर होता है येलो ग्रीन। और इसको बोल सकते हैं कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड इसको बोलते हैं येलो ऑरेंज, मतलब इसका कलर येलो ऑरेंज। इस तरह से हम लोग डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को आइसोलेट करते हैं, डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे क्लोरोफिल होता क्या है। क्लोरोफिल के बारे में समझेंगे तो क्लोरोफिल एक यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, मतलब दुनिया के हर प्लांट में है एक्सेप्ट द यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को छोड़ देते हैं तो वो हर जगह पाया जाता है। तो ऐसा लिख सकते हैं फोटोसिंथेटिक इज क्लोरोफिल is the universal photosynthetic pigment. It is green colored का पिगमेंट, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। तो यहां से हम क्लोरोफिल के बारे में लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहले हम क्या बताएं, सबसे पहले हम बताएं आपको इस पीडीएफ से, मतलब कि इस पेज से आपको क्या याद रखना है। इस पेज से आपको याद रखना है क्लोरोफिल ए का कलर क्या है। क्लोरोफिल ए का कलर होता है ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी का कलर येलो ग्रीन एंड कैरोटीनॉइड का कलर येलो ऑरेंज। ये तीन पिगमेंट के बारे में आपको याद रखना है। और मेनली हम लोग क्लोरोफिल ए के बारे में ही ज्यादा पढ़ेंगे, बी कैरोटीनॉइड के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्लोरोफिल ए के बारे में ज्यादा पढ़ना है। देखेंगे यहाँ पे तो बोल दिए यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। याद रहेगा व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इज द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज सेपरेटेड। अलग अलग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, और इस मेथड को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। जब इस पेपर को लिक्विड में डिप करते हैं, सॉल्वेंट में डिप करते हैं, तो अलग अलग पिगमेंट का कलर हमको धीरे धीरे सेपरेट होना स्टार्ट होता है, एंड दैट इज कॉल्ड पेपर क्रोमेटोग्राफी। और इस पेपर को हम लोग क्रोमेटोग्राम बोलते हैं। क्लियर बात यहां तक। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्लोरोफिल के बारे में समझते हैं। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के बारे में लिखेंगे इट इज द यूनिवर्सल photosynthetic pigment. It is the universal photosynthetic pigment
ये क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट कहां पे होता है? इट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, इट इज प्रेजेंट इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। इट इम्पार्ट ग्रीन कलर टू द प्लांट। ये प्लांट में जो ग्रीन पार्ट है, लीफ है, वो ग्रीन क्यों हो रहा है? इट इज ड्यू टू क्लोरोफिल। इट इम्पार्ट there are different types of chlorophyll in a quantasome like क्लोरोफिल ए हो सकता है, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, एफ, और भी बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, बहुत सारा क्लोरोफिल का पिगमेंट हो सकता है। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, जिसमें से मेनली हम लोग को कौन सा याद रखना है? हम लोग को क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड के बारे में ही समझना है। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। क्लोरोफिल ए के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, क्लोरोफिल ए को। ठीक है, तो देखो आगे मूव करते हैं, क्लोरोफिल ए को समझते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, ये जो क्लोरोफिल ए है, सबसे पहला नंबर याद रखना है कि क्लोरोफिल ए का कलर कैसा होता है। क्लोरोफिल ए इज ब्लू ग्रीन इन कलर, इट इज ब्लू ग्रीन इन कलर। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इट इज यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये जो क्लोरोफिल ए है वो यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्योंकि दुनिया के हर प्लांट में ये पाया जाता है। यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बिकॉज इट इज फाउंड इन, because it is found in all plants, because it is found in all plants, हर प्लांट्स में ये पाया जाता है। इट इज द यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्योंकि हर प्लांट में ये पाया जाता है। अब इस क्लोरोफिल के बारे में और हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्लोरोफिल ए वर्क एज अ, क्लोरोफिल ए वर्क्स एज अ रिएक्शन सेंटर, works as a reaction, chlorophyll A works as a reaction center, ये रिएक्शन सेंटर की तरह काम कर सकता है। क्लोरोफिल ए वर्क एज अ रिएक्शन सेंटर के तौर पे इसको हम लोग देख सकते हैं, और इसीलिए क्लोरोफिल ए को हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। वर्क एज अ रिएक्शन सेंटर, सो इट इज नोन एज, सो इट इज known as primary photosynthetic pigment, known as primary photosynthetic pigment, it is known as primary photosynthetic pigment। क्लोरोफिल ए वर्क एज अ रिएक्शन सेंटर, और इसीलिए क्लोरोफिल ए को हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के तौर पे काम करता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं, क्लोरोफिल बी को समझते हैं। क्लोरोफिल बी के बारे में ज्यादा याद नहीं रखना है, बस क्लोरोफिल बी के बारे में आपको याद रखना है कि इसका कलर कैसा होता है। क्लोरोफिल ए बी इज येलो ग्रीन इन कलर, क्लोरोफिल ए इज ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी इज येलो ग्रीन इन कलर। आगे मूव करते हैं। अभी तीसरा नंबर आता है हमारे पास कैरोटीनॉइड। तीसरा नंबर पिगमेंट है हमारे पास, तीसरा नंबर। क्लोरोफिल बी का बस कलर याद रखना है कि क्लोरोफिल बी इज येलो ग्रीन इन कलर, और इट इज आल्सो प्रेजेंट इन ऑल प्लांट, ये भी हर प्लांट में जनरली पाया जाता है। नेक्स्ट कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड, ये जो कैरोटीनॉइड है इसका, इस पिगमेंट का दो पार्ट है, मतलब ये पिगमेंट जो है वो दो कंपोनेंट है इसमें। फर्स्ट कंपोनेंट होता है कैरोटीन एंड दूसरा इज xantho। फर्स्ट कंपोनेंट इज
कैरोटीन एंड सेकेंड इज ज़ैंथोफिल। ये जो कैरोटीन है ये अलग अलग तरह का हो सकता है, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन एंड गामा कैरोटीन, जिसमें से ये जो बीटा कैरोटीन है ना, इट इज प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, इट इज प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का प्रिकर्सर कौन होता है? बीटा कैरोटीन। चलिए ये बात आपको याद रखना था फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में। सबसे पहले बोले क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी, एंड देन आफ्टर कैरोटीनॉइड के बारे में बात कर लिए। ठीक है, अभी मूव करते हैं फोटोसिंथेटिक या फोटोकेमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं एक बार, लाइट रिएक्शन पे मूव करते हैं। हम लोग बोले थे कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस के बारे में एक पॉइंट और याद रखना है, फोटो सिस्टम के बारे में। फोटो सिस्टम के बारे में बोले कि जो फोटो सिस्टम है इसका दो पार्ट होता है, एक होता है रिएक्शन सेंटर, एक होता है LHC या फिर एंटीना बोलते हैं इसको। एक बोले रिएक्शन सेंटर एंड सेकंड बोले LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। LHC का मतलब है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। LHC का मतलब क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और ये रिएक्शन सेंटर जनरली क्या है? रिएक्शन सेंटर में हम लोग बोलते हैं फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। और रिएक्शन सेंटर हमेशा कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए ही होता है। क्लोरोफिल ए ही हमेशा क्या होता है? रिएक्शन सेंटर। और रिएक्शन सेंटर में बोले PS1 एंड PS2। ये जो PS2 है इसका एब्जॉर्प्शन पीक है 680 नैनोमीटर और PS1 का एब्जॉर्प्शन पीक है 700 नैनोमीटर। तो देखो अभी हम ये बताना क्या चाह रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं कि जब हम लोग अभी फोटोसिंथेसिस चैप्टर को में इन करेंगे, अभी रिएक्शन में इन नहीं किया, जब अभी हम लोग रिएक्शन वाले पार्ट में इन करेंगे तो वहां पे हम लोग बहुत बार टर्म यूज करेंगे फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। ये सब होता क्या है? तो ये जो फोटो सिस्टम है ना, इसके यही समझ लो कि मेन पार्ट है। फोटो सिस्टम बोले कि इसका दो पार्ट है, एक है रिएक्शन सेंटर, एक है LHC, दैट इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फिर एंटीना। ये LHC में क्या होता है? LHC में ऑल द अदर पिगमेंट एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए, all the other pigment except क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए को छोड़ करके जितना भी अदर पिगमेंट है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? LHC, दैट इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसी LHC को हम लोग एंटीना भी टर्म यूज करते हैं, एंटीना भी बोलते हैं। अभी देखना यहाँ पे, यहाँ लिखे हैं PS1 एंड PS2। ये PS1 एंड PS2 के बारे में हम बताएंगे अभी, लेकिन देखना ध्यान से, ये लिखे PS1 फोटो सिस्टम 1। एक्चुअली में ये जो रिएक्शन सेंटर है हमेशा क्या होता है? क्लोरोफिल ए ही होता है। अभी उसका डायग्राम भी बनाते हैं। और बोले फोटो सिस्टम 2 दैट इज P680। इसका मतलब है कि ये जो फोटो सिस्टम 2 है वो मैक्सिमम 680 नैनोमीटर के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है। लाइट से जो वेवलेंथ, अलग अलग तरह का वेवलेंथ आता है उसमें से मैक्सिमम 680 नैनोमीटर तक के लाइट को ही ये एब्जॉर्ब कर सकता है, दैट इज फोटो सिस्टम 2। और फोटो सिस्टम 1 है जो मैक्सिमम 700 तक के नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, अभी एक बात और बताए थे कि जो प्लांट है वो कौन सा लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, कितने रेंज ऑफ वेवलेंथ को प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है। तो प्लांट जनरली 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर तक के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है। और इस रेंज को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, दैट इज PAR। PAR के बारे में हम यहां पे लिख रहे हैं, PAR फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, भाई फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। ये PAR का रेंज क्या है? ये PAR का रेंज जनरली है 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर। इसका मतलब क्या है? ये 400 से 700 नैनोमीटर का मीनिंग क्या है? 400 से 700 नैनोमीटर का मतलब है भाई कि जो प्लांट है वो मैक्सिमम 400 से 700 नैनोमीटर तक के ही वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है।
और इसीलिए लिखे हैं 400 से 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ को हम लोग बोलते हैं पार, दैट इज फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन सा रेडिएशन एक्टिव है, कौन सा रेडिएशन को प्लांट एब्जॉर्ब करता है, तो प्लांट जो है इतने ही रेंज ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है, दैट इज 400 से 700 नैनोमीटर तक के लाइट को ही प्लांट एब्जॉर्ब कर पाता है, दैट इज PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। बात समझ में आया क्या? अभी आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव कर लेते हैं फोटो सिस्टम 1 एंड 2 के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। देखेंगे ध्यान से, हम लोग लास्ट क्लास में बता रहे थे कि एक रिएक्शन सेंटर होता है। रिएक्शन सेंटर जनरली हमेशा क्लोरोफिल ए ही होता है। रिएक्शन सेंटर हमेशा कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए ही हमेशा रिएक्शन सेंटर होता है। और उस रिएक्शन सेंटर के चारों तरफ जो है बहुत सारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लगा होता है। इस तरह से बहुत सारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अटैच्ड होता है रिएक्शन सेंटर के चारों तरफ। रिएक्शन सेंटर के चारों तरफ बहुत सारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इस तरह से अटैच्ड है। ये क्या क्या हो सकता है? ये फोटोसिस्टम, ये क्लोरोफिल ए हो सकता है, ये क्लोरोफिल बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, बहुत सारा पिगमेंट ये सब हो सकता है। ये सब करता क्या है? चलो ध्यान से देखते हैं। ये सब करेगा क्या? ये सब जो है, ये सबसे पहला नंबर बात, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लाइट को एब्जॉर्ब करके एक दूसरे को पास करता है। लाइट को एब्जॉर्ब किया, सनलाइट से जब एब्जॉर्प्शन हुआ, सनलाइट एब्जॉर्ब कर लिया, एक दूसरे को ये ट्रांसफर करते जा रहा है अपने लाइट एनर्जी को, अपने एनर्जी को ट्रांसफर करके किसको दे दे रहा है? सब मिलकर के लाइट एनर्जी को ट्रांसफर करके इस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को दे रहा है। और इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। क्या बोलते हैं? रिएक्शन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरली इसको हम लोग रिएक्शन सेंटर टर्म यूज करते हैं। और ये जो येलो वाला पार्ट है, इस येलो वाले पार्ट को हम लोग बोल देते हैं LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या फिर एंटीना। LHC बोले या फिर एंटीना टर्म भी इसके लिए देते हैं। और इस LHC में जनरली क्या है? LHC में जनरली क्लोरोफिल बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, एक्सेट्रा, मतलब और भी बहुत सारा हो सकता है। तो कर क्या रहा है? ये सब लाइट के वेवलेंथ, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये पिगमेंट सब करता क्या है? पिगमेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। तो ये लाइट को ट्रैप किया और सब मिलकर के लाइट जो है एक साथ किसको दे दिया? एक साथ मिलकर के ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को दे दिया। जब एक साथ यहां से एनर्जी, बहुत सारा एनर्जी जब इसको मिलता है, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। और इसके बारे में ही ये पूरा चैप्टर डिपेंडेंट होता है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उसको हम लोग फर्दर चेन में मूव करेंगे, और चेन में मूव करने के दौरान वहां पे एटीपी का प्रोडक्शन होगा। एक्चुअली में हो क्या रहा है? अभी हम लोग लाइट रिएक्शन को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग मूव करते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन या फिर लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। लाइट रिएक्शन एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन को ही हम लोग हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन या फिर हिल रिएक्शन। चलो हेडिंग लगाते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन या फिर हिल रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हिल, और इसीलिए इस रिएक्शन का भी नाम दिया गया है हिल रिएक्शन। दिस रिएक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हिल। रॉबर्ट हिल नाम का साइंटिस्ट जो था इस हिल रिएक्शन को डेवलप किया था, और इसीलिए हम लोग इसको हिल रिएक्शन भी नाम देते हैं और फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फोटोकेमिकल रिएक्शन तो पढ़ेंगे, लेकिन हमको एक टर्म यूज करना है, हमको एक टर्म को पढ़ना है, फॉस्फोराइलेशन टर्म में पढ़ना है। फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, ये फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। तो लिख देते हैं इट इज एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक phosphate, it is addition of inorganic phosphate in ADP to form ATP। देखो AD, चलो इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब मिलेगा तो यहां से प्रोडक्शन होगा ATP।
ADP का, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है इट इज द एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को देखो, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है और एडीपी में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करते हैं तो वहां से प्रोड्यूस होता है एटीपी मॉलिक्यूल, और इसको ही हम लोग बोल देते हैं इसको बोल देते हैं फॉस्फोराइलेशन। बट दो तरह का फॉस्फोराइलेशन होता है, एक होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन। टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन। ये फॉस्फोराइलेशन का मतलब हम सबसे पहले बता दिए। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है? इट इज एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू एडीपी टू फॉर्म एटीपी। एटीपी बनाने के प्रोसेस को ही जनरली क्या बोल दे रहे हैं? फॉस्फोराइलेशन। ये फॉस्फोराइलेशन कितना तरह का हो सकता है? ये फॉस्फोराइलेशन भाई दो तरह का हो सकता है। तो फॉस्फोराइलेशन जो है वो जनरली दो टाइप का है। फर्स्ट नंबर फॉस्फोराइलेशन है हमारे पास फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन फोटोफॉस्फोराइलेशन एक है, और एक है हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एक एक करके एक एक पॉइंट लिख देंगे इसमें। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट के मदद से जब हम लोग एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। लाइट के मदद से पानी को तोड़ते हैं, पानी को तोड़ने के बाद वहां पर देन आफ्टर हम लोग एटीपी का प्रोडक्शन देखते हैं। उसको डिटेल में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। बट अगर हम लोग को एक शॉर्ट टर्म में बोलना है कि फोटोफॉस्फोराइलेशन होता क्या है, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। लाइट के मदद से अगर एटीपी बन रहा है, दैट इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। लिख लेंगे, इट इज द प्रोसेस of formation of ATP with the help of लाइट। लाइट के मदद से एटीपी बनाने के प्रोसेस को ही क्या बोल दे रहे हैं? हम लोग बोल दे रहे हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है? तो इसमें लिखेंगे इट इज द फॉर्मेशन of ATP by the oxidation of glucose in mitochondria। चलिए, बहुत अच्छा बात है। यहाँ पे दो पॉइंट लिख लिए हैं। सबसे पहले बोले हैं कि व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन। सबसे पहले बताए व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब है कि एटीपी बनाने के प्रोसेस को हम लोग फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ये फॉस्फोराइलेशन कितना तरह का हो सकता है? तो फॉस्फोराइलेशन भाई दो तरह का हो सकता है। सबसे फर्स्ट नंबर बोले फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड सेकंड नंबर बात किए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी विद द हेल्प ऑफ लाइट। ये फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब लाइट है, और फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। और यहां लिखे हैं इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसका प्रोसेस हमको पढ़ना है हमारे प्लांट फिजियो का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट। रेस्पिरेशन इन प्लांट में हमको ये वाला टॉपिक पढ़ना है, और फोटोसिंथेसिस में हमको ये वाला टॉपिक पढ़ना है। दोनों अलग अलग है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है? कि ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके ग्लूकोज से एटीपी बनाने को प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ग्लूकोज को वहां पे ग्लूकोज का यूज कर रहे हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके हम लोग एटीपी बना रहे हैं। और ये होता कहां पे है? इट इज अकरिंग इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया इज द नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। बचपन में पढ़ते थे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज
पावर हाउस ऑफ द सेल। इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं और वहां पे हम लोग एटीपी बनाते हैं। इसको डिटेल में कहां पढ़ना है, इसको डिटेल में हमारे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट। ठीक है बात यहां तक। अभी हम लोग मूव करते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। हमारा जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर में मेनली हम लोग को फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में ही पढ़ना है। बात समझ में आया? चलो अभी कुछ और बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ पॉइंट है फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 के बारे में, PS1 एंड PS2। ठीक है, एक एक करके लिख लेंगे। इस PS1 का एब्जॉर्प्शन पिक कितना है? एब्जॉर्प्शन पिक है 700 नैनोमीटर। PS2 का एब्जॉर्प्शन पिक कितना है? 680 नैनोमीटर। मतलब कि ये कितने वेवलेंथ तक के लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है? तो PS1 है जो 700 तक के नैनोमीटर को वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है और PS2 जो है 680 नैनोमीटर तक के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसी रेस्पेक्ट में दो टॉपिक आता है, रेड ड्रॉप इफेक्ट, रेड ड्रॉप इफेक्ट, रेड ड्रॉप इफेक्ट आता है, रेड ड्रॉप इफेक्ट। रेड ड्रॉप इफेक्ट को पढ़ते हैं। ये रेड ड्रॉप इफेक्ट है क्या? हम सबसे पहले आपको क्या बताएं कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमको दो तरह का फोटोसिस्टम चाहिए होता है, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। मतलब अभी लाइट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, अभी डार्क रिएक्शन पे नहीं आए हैं। अभी हमारा लाइट रिएक्शन अभी शुरू होगा, लाइट रिएक्शन अभी शुरू हुआ नहीं है, बट लाइट रिएक्शन का एक बेस फॉर्म कर रहे हैं, हम एक बेस बना रहे हैं ताकि हमको लाइट रिएक्शन समझ में आए। हम बोले कि फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 का हमको रिक्वायरमेंट होता है लाइट रिएक्शन में। फोटोसिस्टम 1 जो है उसका एब्जॉर्प्शन पिक है 700 नैनोमीटर, मतलब कि वो कितने लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है? वो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ तक के लाइट को वो एब्जॉर्ब कर सकता है। और फोटोसिस्टम 2 कितने वेवलेंथ तक के लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है? वो 680 नैनोमीटर तक के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है। अब इसी के रेस्पेक्ट में दो टॉपिक आता है, रेड ड्रॉप इफेक्ट एंड इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। ये रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या है? रेड ड्रॉप इफेक्ट के बारे में बोलते हैं कि व्हेन लाइट इज फॉलिंग, लाइट इज व्हेन, ऐसा लिखते हैं, व्हेन 680 नैनोमीटर, व्हेन 680 नैनोमीटर, ऐसा लिखो, रुको, when more than 680 nanometer, 680 nanometer and 700 nanometer, 700 nanometer light falling in plant, then photosynthetic yield is reduced, photosynthetic yield is reduced। क्या बोले? when more than 680 नैनोमीटर एंड 700 नैनोमीटर वेवलेंथ के लाइट से ज्यादा का लाइट फॉल कर रहा है तो वहां पे सिर्फ बोले कि फोटोसिंथेटिक यील्ड घट गया, मतलब कि फोटोसिंथेसिस जब हुआ तो प्रोडक्शन घट गया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही फोटोसिस्टम काम कर रहा है। देखना क्या लिखे, when more than 680, जब 680 नैनोमीटर से ज्यादा वेवलेंथ का लाइट हमारे प्लांट पे फॉल करेगा तो ये जो फोटोसिस्टम 2 है उसका मैक्सिमम पीक, मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी कितना है? मैक्सिमम कितने वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है? तो मैक्सिमम 680 नैनोमीटर तक के ही वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। उससे ज्यादा का अगर लाइट फॉल करेगा तो ये फोटोसिस्टम 2 काम नहीं करेगा। और यहाँ PS1 का मैक्सिमम 700 है, तो यहाँ पे लिखा है जब लाइट जो है 680 नैनोमीटर से ऊपर का फॉल करेगा और 700 नैनोमीटर का लाइट अगर फॉल करेगा प्लांट पे तो फोटोसिंथेटिक यील्ड, मतलब फोटोसिंथेसिस से जो प्रोडक्शन होना था वो घट जाएगा। घट इसीलिए जाएगा क्योंकि इस केस में सिर्फ फोटोसिस्टम 1 काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फोटोसिस्टम 1 ही फंक्शनल है। और इसका रीजन लिखेंगे, रीजन इसका है, रीजन है इसका रीजन है बिकॉज ओनली PS1 इज एक्टिव। बिकॉज ओनली PS1 इज एक्टिव, सिर्फ फोटोसिस्टम 1 ही यहां पे काम कर रहा है और इसीलिए जो फोटोसिंथेटिक यील्ड है, जो प्रोडक्शन है वो घट जाता है। बात समझ में आया?
जब लाइट 680 नैनोमीटर से ऊपर का या फिर 700 नैनोमीटर का लाइट प्लांट पे फॉल करता है तो फोटो सिस्टम 1 काम करता है, जिसके कारण जो प्रोडक्शन है वो घट जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड रेड ड्रॉप इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? रेड ड्रॉप इफेक्ट। अभी नेक्स्ट आता है इमर्सन इनहांसमेंट इफेक्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इमर्सन इनहांसमेंट इफेक्ट। इमर्सन इनहांसमेंट इफेक्ट क्या होता है? इमर्सन इनहांसमेंट इफेक्ट, इस इमर्सन इनहांसमेंट इफेक्ट के बारे में यह है कि व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ less than 680 nanometer and more than 680 nanometer is falling on plant, then photosynthetic yield is increased। देन फोटोसिंथेटिक यील्ड जो है वो बढ़ जाता है, और इसका रीजन क्या है वो रीजन लिख देते हैं यहां पे। रीजन है भाई बिकॉज बोथ PS1 and PS2 is active and PS2 is एक्टिव। रीजन क्या है? बिकॉज बोथ PS1 एंड PS2 इज एक्टिव। क्या बोले कि जब प्लांट पे लाइट फॉल करता है 680 नैनोमीटर से कम का वेवलेंथ और 680 नैनोमीटर से ज्यादा, दोनों तरह का लाइट यहाँ पे फॉल करता है, तो फोटो सिस्टम 1 भी काम कर रहा है और फोटो सिस्टम 2 भी काम कर रहा है, जिसके कारण जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। और लिखे कि फॉलिंग इन प्लांट देन फोटोसिंथेटिक यील्ड इज इंक्रीज्ड, मतलब जो प्रोडक्शन का रेट है वो प्लांट में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। जब हमारे दोनों फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 वर्क करते हैं तो वहां पे होता है इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट, मतलब वहां पे प्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाता है। चलिए अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है टाइप ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन। मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू एर्नॉन, साइंटिस्ट का नाम है, अकॉर्डिंग टू एर्नॉन, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, अकॉर्डिंग टू एर्नॉन टू टाइप ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, दो तरह का फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। टू टाइप ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन। फर्स्ट नंबर होता है हमारे पास, लिखते हैं नॉन साइक्लिक, फोटोफॉस्फोराइलेशन बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको ही हम लोग नॉन साइक्लिक ETS बोल सकते हैं, और या तो इसको ही हम लोग जेड स्कीम भी बोलते हैं, अभी पढ़ेंगे। या तो इसको ही हम लोग जेड स्कीम भी बोलते हैं। सेकंड नंबर हमारे पास आता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक ETS का मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। चलिए, तो अभी हम लोग लाइट रिएक्शन पे अब समझ लो मूव कर रहे हैं। तो बोले अकॉर्डिंग टू एर्नॉन देयर आर
two type of phosphorylation, that is there are two type of photophosphorylation. फर्स्ट नंबर हमारे पास है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसी को बोलते हैं नॉन साइक्लिक ईटीएस, दैट इज नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इसी को हम लोग एक दूसरा नाम देते हैं जेड स्कीम, इसी को क्या बोलते हैं जेड स्कीम। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोल सकते हैं या फिर साइक्लिक ईटीएस बोल सकते हैं। तो चलो मूव करते हैं जेड स्कीम को पढ़ते हैं, बहुत बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है जेड स्कीम के बारे में। होता क्या है सो देखते हैं। जेड स्कीम, जेड स्कीम भी बोल सकते हैं और भी नाम है इसका, जेड स्कीम बोले या फिर नॉन साइक्लिक ईटीएस बोले, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। चलिए देखते हैं, टाइम है क्या अभी हमारे पास? टाइम है, हो जाएगा। देखिए सबसे पहला नंबर बात हम लोग बात करते हैं यहां से PS2, PS2 का एब्जॉर्प्शन पिक कितना है 680 नैनोमीटर। चलिए देखिए, जब लाइट इस पे फॉल करता है, जब लाइट इस पे फॉल करता है, लाइट का जब रेडिएशन इस पे फॉल करता है तो होगा क्या? जब लाइट इस पे फॉल करता है तो यहां से जब इसको एनर्जी मिला PS2 को, यहां से भाई 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। जब लाइट का एनर्जी, लाइट एनर्जी इस PS2 पे फॉल करता है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, लाइट फॉल किया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला, और इस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए यहां पे बैठा हुआ है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसको क्या बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। क्या बोले कि PS2 पे लाइट फॉल किया, 2 इलेक्ट्रॉन, लाइट फॉल करने से बहुत ज्यादा एनर्जी इसको मिला, एनर्जी जब मिला तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस से बाहर निकला, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो एक्सेप्ट कर चुका है, अब 2 इलेक्ट्रॉन आगे पास करेगा चेन में, 2 इलेक्ट्रॉन आगे चेन में पास करता जाएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे चेन में पास करता ही जा रहा है। जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकला है, इसी 2 इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। क्या बोले कि यहां से PS2 से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन किया? इस PS2 का 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है वो आगे पास करता जा रहा है, आगे चेन में पास करते जा रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन जो है जो यहां से निकला है, यही 2 इलेक्ट्रॉन आगे वो फर्दर पास कर रहा है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है फोटो सिस्टम 1 के पास। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाता है? ये आ जाता है PS1 के पास। ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गया भाई PS1 के पास, और PS1 का जो एब्जॉर्प्शन पिक है वो 700 नैनोमीटर का है, मतलब वो 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। चलो ध्यान से देखना, क्या बोले कि जब PS1 पे लाइट फॉल किया, इसको बहुत ज्यादा एनर्जी मिला, इसके एनर्जी के कारण 2 इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस से बाहर हुआ। जब PS2 को एनर्जी मिला तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास गया? ये 2 इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया। 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास गया? ये 2 इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन अब आगे फर्दर मूव कर रहा है। बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है जेड स्कीम। 2 इलेक्ट्रॉन आगे फर्दर मूव कर रहा है। अब 2 इलेक्ट्रॉन ये किसको दे दिया? ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया फोटो सिस्टम 1 को। ध्यान से सुनना, जो PS1 है ये भी कैपेबल है किस चीज के लिए? ये PS1 भी कैपेबल है, यहां पे जब लाइट फॉल करता है तो PS1 भी कैपेबल है 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। PS1 भी कैपेबल है 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो जब लाइट इस पे फॉल किया तो यहां से भी भाई 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। जब लाइट फॉल किया तो यहां से भी कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकला? यहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे फिर से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, कुछ मॉलिक्यूल पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, यहां पे बैठा हुआ है। ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे ले लिया, और 2 इलेक्ट्रॉन ये फिर से चेन में पास करेगा, और स्ट्रोमा साइड में यहां से क्या बन जाएगा?
NADP प्लस से कन्वर्जन हो जाएगा NADPH प्लस H का फॉर्मेशन हो जाएगा, या फिर ऐसा लिख सकते हैं NADPH2 डायरेक्ट लिख देते हैं, NADPH2 का फॉर्मेशन हुआ। अभी बहुत अच्छा सा बात ये बताना है कि ये जेड स्कीम बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, जेड स्कीम, क्योंकि इसका शेप कैसा बन रहा है, इट इज सिमिलर टू द शेप ऑफ जेड के जैसा लग रहा है और इसीलिए इसका नाम है जेड स्कीम। उसके बाद इसको नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्यों बोलते हैं, इसको नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकला है, क्या इसको वापस दो इलेक्ट्रॉन मिला, क्या इसको वापस दो इलेक्ट्रॉन नहीं मिला है, और इसीलिए इसको हम लोग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन जो इससे बाहर निकला था वो दो इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस नहीं आया है, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अभी एक बात और, जब यहां से इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन पास होने के दौरान ही यहां पे एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से यहां से फॉर्मेशन हुआ है एटीपी मॉलिक्यूल का, जो कि एक एनर्जी करेंसी के तौर पे आगे यूज किया जाएगा इन लाइट रिएक्शन। अभी दो एनर्जी का मॉलिक्यूल बन चुका है, एक मॉलिक्यूल है हमारे पास NADPH2 और दूसरा मॉलिक्यूल है हमारे पास ATP, एंड दैट इज, इसी को हम लोग बोलते हैं जेड स्कीम। क्या बोलते हैं इसको, जेड स्कीम। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। PS1 PS2 पे लाइट पड़ा, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, दो इलेक्ट्रॉन कौन लिया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिया, वो दो इलेक्ट्रॉन चेन में पास करता गया। जब चेन में इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है तो वहां से एटीपी बन जा रहा है, इसको डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जब चेन में दो इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है तो दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है तो वहां पे एटीपी का प्रोडक्शन हो जा रहा है। देन आफ्टर दो इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, PS1 के पास चला गया, लेकिन PS1 भी कैपेबल होता है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, उससे भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। तो PS1 से जब PS1 पे जब लाइट फॉल किया तो यहां से भी दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इसको भी इलेक्ट्रॉन किसी ने एक्सेप्ट किया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसका भी होता है, एंड देन आफ्टर यहां पे फॉर्मेशन हो जाता है NADPH2 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बहुत सारा अच्छा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो यहाँ तक क्या करना है, आपको एनसीईआरटी से रीडिंग कर लेना है और देन आफ्टर हम लोग चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो जहां पे भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट में पूछा करो, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं रिप्लाई करूंगा उसका, तो कमेंट में आप पूछा करो कि दिक्कत क्या होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, चलो।